नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कहानियाँ तो मैं अक्सर हर रोज ही सुनाता रहता हूँ और मुझे कहानी सुनाने में बड़ा आनंद आता है और ये कोशिश मैं हर दिन करता रहता हूँ ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ड्राइवर भाई की है जिनका नाम है रंजीत। रंजीत की कहानी को लगभग 20-25 साल के आसपास हो चुका है। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूं, कार चलाने का काम करता हूं। मेरे पिता भी ड्राइवर हैं। ड्राइवर थे, अब नहीं है इस दुनिया में। अब जो मेरे पिता थे, वैसे तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पास के एक बड़े शहर में मेरे पिता एक कोठी में नौकरी करते थे, कार ड्राइविंग करते थे। अब जो कोठी के मालिक थे, मेरे पिता के ऊपर विश्वास था, बहुत मानते थे हमारे पिताजी को और समय समय पर उन लोगों ने मेरे परिवार के मदद भी किया है। जब मेरी बहनों की शादी हो रही थी उस टाइम उन्होंने आर्थिक मदद भी किया था। अब पिताजी भी अब उनके परिवार के साथ एक जैसे अपना कोई परिवार हो, अब ऐसा जुड़ चुके थे। अब लगता था कि बस उसी घर में नौकरी करके रिटायरमेंट हो जाना, कहीं और जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा पिताजी कहा करते थे। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ था। पिताजी जब से जवान थे तब से उस कोठी में लगे। इसके बाद वो नौकरी छोड़े नहीं, जबकि कई ड्राइवर आए, कई ड्राइवर चले गए, लेकिन पिताजी बिल्कुल उस जगह से नहीं हिले। तब विश्वास बना था मालिकों का। अब विश्वास मेरे पिताजी का कायम था हमेशा। ऐसा कोई गलत काम करते नहीं थे जो उन पर कोई उंगली उठाए। अब उस कोठी के पीछे सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था। अब पिताजी उसी में रहा करते थे। बड़े लोग की कोठी थी, उनकी कई फैक्ट्री, कई इंडस्ट्री थी और 2 बेटे थे मालिक के। अब जो सबसे छोटा बेटा था उसकी शादी हुई और शादी के करीब 2 साल तक सही सलामत रहा, लेकिन उसको एक बीमारी ने घेर रखा था बहुत पहले से, जिसका इलाज चल रहा था। लाइलाज बीमारी थी और पता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम दिनों की है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बचाना चाहते थे। देश विदेश में इलाज भी कराए ताकि ज़िंदगी बच जाए। पैसा तो उन्होंने पानी की तरह बहाया था। आखिरकार 2 साल के बाद अब वो चले गए थे इस दुनिया को छोड़ करके। अब जो उनकी पत्नी थी छोटी मालकिन, अब तो उन पर जैसे वज्र गिर गया। वो एकदम सदमा सहन नहीं कर पाई थी, पागल की तरह हो चुकी थी। उनको ये विश्वास ही नहीं होता था कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो भी उनको समझाता और उनको समझाने की कोशिश करता तो उल्टा उन पर वो चढ़ बैठती थी, डांटने लगती, फटकारने लगती कि दोबारा ये बात मत बोलना। मेरे पति जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे जब तक मैं हूँ इस दुनिया में। वो मेरे लिए कभी मर नहीं सकते। अब जो उस परिवार में जो लोग थे अब समझ गए थे कि अभी थोड़ा सदमा लगा हुआ है और धीरे धीरे सदमा उतरता जाएगा और तब इनको एक्चुअल में अब सारी बात की जानकारी होगी कि इनके पति हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे और तब वो समझ पाएंगे। लेकिन वो समझने का नाम ले तब ना। अब अपने पति के चिंता में डूबी रहती थी। जिस कमरे में वो लोग रहते थे और उसी कमरे में अपने आप को बंद रखती थी और दरवाज़ा बंद रहता था दिन के टाइम में।
जब तक उनका कोई ज़रूरत ना हो तब तक अपने कमरे से बाहर निकलती नहीं थी। पिताजी का ये कहना था। अब कई जो नौकर चाकर थे उस घर में, अब बड़ा फैमिली था, बड़ा परिवार था, तो नौकर चाकर भी तो होंगे। तो कई नौकर चाकर अब दरवाजे के अंदर से बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, जैसे किसी से वो बात कर रही हों, दिन के टाइम या रात के टाइम में। अब जो वहाँ काम करने वाले नौकर चाकर जो थे, अब वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनते कि भाई मैडम किससे बात कर रही है, इस कमरे में मैडम के अलावा तो कोई है नहीं। और जैसे बात करते थे कि जैसे इंसान से बात कर रही हो। अब वो लोग डर जाते थे। लेकिन जो नौकर पुराने थे, जो जानते थे कि ऐसा हादसा हुआ है, उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो वो समझाते थे कि अरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप तुम लोग डरा मत करो। और वो बात बता देते थे कि मालकिन को सदमा लगा हुआ है और वैसा ही वो करती हैं, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। आखिरकार ज़िंदगी चलती रही। धीरे 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 साल 1.5 साल गुजर गया था। और इसके बाद जो कमरे के अंदर में बंद रहती थी मेम साहब, अब वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। किसी ड्राइवर को वो इस्तेमाल लेकर नहीं जाती थी, खुद ही ड्राइव करती थी अपना कार, और ज़्यादातर शाम के टाइम अपने कोठी से निकलती थी और फिर आधी रात के बाद ही कोठी में आती थी। अब आने के बाद उनके पास कोठी का चाबी होता था, मेन गेट भी खोलती और कार अंदर करती और फिर अपने कमरे में चली जाती थी। ना किसी को जगाना, ना किसी से बात करना, सीधा अपना कमरा में जाना और दरवाज़ा फटाक से बंद करना। और फिर कुछ देर तक तो लगता था कि जैसे किसी इंसान उनके पास में हो, वो बातचीत कर रही हैं, और फिर वो सो जाती थी, ऐसा लगता था। हालांकि आज तक उनके कमरे में कोई जाने का साहस नहीं करता था। हर एक नौकर चाकर सब डरते थे, क्योंकि ना जाने कब उनको गुस्सा आ जाए, कब किन पर झड़प कर वो हमला कर दें। गुस्सा उनका इतना तेज था, इसलिए वो डरते थे सब कोई, तो किसी का हिम्मत नहीं था। अब अभी कुछ दिन के बाद में अब वो जो परिवार के उनके लोग सदस्य थे जो उस घर में रहते थे, और उनका जो पति का बड़ा भाई वो, और उनके सास ससुर, अब उनको समझाने की कोशिश करने लगे। जब उनको पता चला कि हमारी बहू शाम के टाइम निकलती है कार लेकर के और देर रात, आधी रात के बाद घर लौटती है, तो आखिरकार वो पूछना चाहते थे कि बहू मेरा कहाँ जाती है, क्या करती है, किनसे मिलती है, अब इतनी रात कहाँ गुजार के आती है। अब तो भाई पूछना तो फर्ज बनता ही है। अब वो पूछने जाते तो उन पर भी झगड़ा करने लगती। अब एक तरह से जो सास ससुर थे और उनका जो बड़े भाई थे, अब वो लोग अब थोड़ा मन में चिंतित हो गए कि मामला क्या है, कहाँ जा रही हैं, क्या करती हैं। आखिरकार उनको अब एक जासूस लगाना पड़ा पीछा करने के लिए, ताकि पता कर सके कि जब निकलती हैं तो कहाँ कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, किनसे मिलती हैं और उनका इरादा क्या होता है। अब जानकारी सब लेना चाहते थे। जासूस लग गया, पीछा करने लगा। जब वो निकलती थी उनके पीछे लग जाता था अपनी गाड़ी से, और कुछ दिनों तक ऐसे ही पीछा करता रहा। अब फिर आकर के अब उस कोठी के मालिक को अपना रिपोर्ट दिया, और जब रिपोर्ट बताया उसने तो घर के परिवार के लोग सब हिल चुके थे, डर गए थे। अब क्या उसने कहा वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा। अब इसके बाद में कुछ ही महीनों के बाद जो उनके पति के बड़े भाई थे, वो अब घर अपना छोड़ दिए, अपने पत्नी को वहाँ से हटा दिए, खुद भी हट गए, अपने बच्चों को भी हटा दिए और दूसरी कोठी में वो शिफ्ट हो गए थे। अब उस घर में सिर्फ सास ससुर। अब लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लोग भी अब वहाँ से हट गए। अब एक तरह से जो कोठी थी, पुरानी कोठी थी, उनकी खानदानी कोठी थी मालिक की। अब उस कोठी में सिर्फ वही मेम साहब और कुछ नौकर चाकर रह गए थे। बाकी नौकर चाकर
अब जो बड़े मालिक थे उनके घर चले गए और जो इनके पति के बड़े भाई थे उनके घर में चले गए। मेरे पापा को जानबूझ करके मालिकों ने उसी जगह पर रखा था कि आप यहीं पर रहो और इस पर नज़र रखो, इसको ज़रा देखते रहना। मालिक सब कुछ मेरे पापा को बता करके तब उस जगह को छोड़ के गए थे। अब इसके बाद पापा की जिम्मेवारी थी अब मालकिन को देखना कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। अब बाहर तो जाकर पीछा नहीं कर सकते, पापा तो मेरे कोई जासूस नहीं थे, लेकिन घर के अंदर में जो कुछ होता तो ज़रूर जानकारी रखते और बड़े मालिक को बताया करते थे। अब इस तरह चलता रहा कुछ महीनों तक। अब 1 साल तक ऐसे ही चला। पापा बताते हैं कोई घर के अंदर में जब वो आती थी रात के टाइम में, या हो सकता था कि 10 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, 9 बजे आ जाए, कोई टाइम टेबल का मालूम नहीं होता था। किसी से बोलती चालती नहीं थी। जो भी नौकर होता था किचन खुला होता था, अगर उनका खाने का मन होता था तो किचन में चली जाती थी, अपने आप खाना निकालना, खाना लेकर के और अपने कमरे में। इसके बाद दरवाज़ा बंद। अब फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था, वो भी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे सुबह में। अब पापा अब हर चीज़ का घर के अंदर में निगरानी करते रहते थे, जैसा बड़े मालिक ने बताया था। अब बदले में अब अच्छा खासा पैसा भी पापा को मिल रहा था। अब जो घर के नौकर चाकर थे, अब जो बड़े मालिक थे, वो तो जो जितनी उनकी ज़रूरत थी वो तो ले गए, लेकिन अब उस घर में अब नौकर चाकर की खास ज़रूरत थी नहीं। अब वही मेम साहब जो घर के काम था, अब उनको लगा कि अब इस घर में किसी नौकर की ज़रूरत नहीं है, अब सबको हटा दिया जाए। बस ऐसा ही उसने किया। छोटे मालकिन ने जो 1-2 नौकर नौकरानी उस घर में रहते थे, काम करते थे, और उनको भी छुट्टी कर दिया। ऐसा ही काम वाली को उन्होंने रख लिया कि जो दिन के टाइम में 2-3 घंटा लगाएं, साफ सफाई करें और जो कुछ बनाना खाने पीने का हो वो बनाएं, और फिर शाम को टाइम अपने घर चले जाएं। ऐसा उन्होंने अब अलग से प्रबंध कर दिया था। हर एक बात मेरे पिताजी बड़े मालिक को बताया करते थे। बस मालिक कहते थे कि बस तुम नज़र रखो, तुम्हें कुछ बोलने को मालकिन की जरूरत नहीं है। अब मेरे जो पापा थे उनको भी मालकिन अब कहती थी कि आपकी यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपको लेके कहीं आती जाती नहीं। तब वो उनसे गुजारिश करते थे, देखिए मालकिन, मेरी जो उम्र है इसी जगह पर अब सारा ख़त्म होने जा रहा है, तो अब इस उम्र में मैं दूसरी जगह कहाँ जाऊँगा, आप मुझे यहीं पर नौकरी करने दीजिए। जब आपकी इच्छा हो, आपको लेके चलना हो, तो मैं आपके लिए तैयार ही हूँ। तब वो मानी थी। अब फिर पापा को कभी नहीं बोलती थी कि आप इस नौकरी को छोड़ के चले जाओ। आखिरकार पापा का रात में ही अब जो नज़र था थोड़ा कमज़ोर होने लगा। चश्मा पहनते थे, लेकिन फिर भी रात के टाइम में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। तब वो उनका आँख का ऑपरेशन कराना था। अब मैं उस टाइम ड्राइवरी करने लगा था और उसी शहर में रहता था। अब दूसरी जगह पर पापा उस कोठी में रहते थे और हम कहीं और रहते थे, अपने रिश्तेदार चाचा के घर में। चाचा भी अपने थे, कोई दूर के थोड़ी थे, सगे थे मेरे पिताजी के छोटे भाई। तो उनके ही साथ में रहता था, ड्राइवरी करता था। अब पापा का हुक्म आया। पापा एक दिन आए और कहने लगे कि मेरे आँख का ऑपरेशन कराना है, अब मैं कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होऊंगा, लेकिन उस घर में रहना पड़ेगा किसी न किसी को। तो बेटा तुम ही क्यों न जाकर रहो उस घर में। मालकिन कहीं लेके जाती तो है नहीं, खुद अपना ड्राइविंग करती है, और तुम्हें तो बस उस घर को वॉच करना है, नज़र रखना है कि उस घर में क्या चल रहा है। अब बड़े मालिक को रिपोर्ट करना है। पापा ने सारी कहानी बताई मुझे, और मैं भी अब पापा का मदद करना चाहता था। अब पापा नहीं चाहते थे कि वो घर को अकेला छोड़ के जाए, मालिक गुस्सा हो जाएंगे, बड़े मालिक। अब तब बड़े मालिक ने बोला था कि अपने बेटे को अब उस जगह पर रखवा दो, ताकि वो भी नज़र रखता रहे, हालचाल मुझे मिलता रहे अपने पतोहू का।
ऐसा उन्होंने बोला था। और तब पापा मेरे पास में आए थे और सारा कहानी बताया। अब फिर मैं उस कोठी में गया। पापा का हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और उनका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर अब उनको रुकने की सलाह दिया था। अब वो उसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। चाचा देख रेख करते थे। दिन के टाइम जब भी मेरे पास समय होता तो मैं भी जा कर के मिल आता था। लेकिन पापा कहते थे कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादातर समय उसी कोठी में गुजारो, बड़े मालिक का ऑर्डर है, तुम मत आया करो। अरे चाचा है ना तुम्हारा, सब कुछ देख लेगा। इसके बाद वास्तव में मैं उसी कोठी में रहने लगा था। और पहली बार उस मालकिन से, मेम साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके बारे में सब कुछ जान चुका था। पापा ने सब कुछ बताया था, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं था। अब सुबह के 10 बजे तक तो वैसे ही सोती रहती थी। अब मैं अपने कमरे में, सर्वेंट क्वार्टर में, लेकिन मेरी निगाहें जो थी अब मेन गेट की तरफ लगी रहती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर मैं सब नज़र रखता था और बताया करता था अपने पिताजी को। अब आखिरकार रात का टाइम आया। अब मैं अपना सर्वेंट क्वार्टर में बैठा हुआ था। अब थोड़ा हवा पाने के लिए मैं गेट के पास आकर के टहलने लगा, कोठी के अंदर ही गेट के पास में। और करीब करीब 7, साढ़े 7 का समय, 8 का आसपास का समय था शाम का। अब मालकिन कमरे से निकली अपने और सीधा दंदनाती हुई अब जहाँ कार रखी हुई थी, जो कार चलाया करती थी, और उस कार के पास पहुंची। और ना जाने कब उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और उन्होंने मुझे आवाज़ दे दिया, लड़के इधर आओ, इधर आओ, कौन हो तुम? मैं समझ गया कि यही मालकिन है। मैं अब उनकी तरफ बढ़ पड़ा। देखने में भला की खूबसूरत, सुंदरता तो इतना था कि मैं देखता ही रह गया था और वो मुझे घूरती रही। जब उनके पास पहुंचा तब बोली कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें इस कोठी में देखी नहीं, तो यहां पर क्या कर रहे हो तुम? मैंने अपना परिचय दिया कि मैं ड्राइवर का बेटा हूं और मैं भी ड्राइवर हूं। मेरे पापा ने अब अपनी जगह यहां पर मेरी ड्यूटी लगाई है। उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तब वो लंबी सांस ली, बोली अब तबीयत उनकी ठीक है ना? मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब वो रेस्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद है, अब महीना दिन तो लग ही सकता है, तब तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं उनकी तरफ चेहरा किए हुए और उनसे बात कर रहा था। मैं देख रहा था कि वो नीचे से ऊपर तक मुझे ताड़ रही थी, घूर रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम ही अब रहो यहाँ पर, गाड़ी सही से चला लेते हो? मैं बोला हाँ जी, मैं तो पक्का ड्राइवर हूँ। तो कहने लगी कि चलो किसी दिन मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, देखती हूँ कि तुम कितने अच्छे ड्राइव करते हो। और इसके बाद गाड़ी अपना स्टार्ट करी और गेट से बाहर मैं बस देखता ही रह गया था। वास्तव में जितनी सुंदर मेरे को लगी थी ना कि मैं भूल नहीं सकता था। इतनी खूबसूरत महिला थी वो, और लगता ही नहीं था कि उनकी शादी हुई है। कपड़े बड़े ढंग के पहने हुए। अब तो मैं जैसे उनकी सुंदरता में खो सा गया था। अब बड़ा अलग अनुभूति उनसे बातचीत करके हुआ था। मैं मोहित सा हो गया था उनकी तरफ देख करके। अब इसके बाद मेरे पास में काम वगैरह तो होता नहीं था। दोपहर में वही मेड आया करती थी, झाड़ू पोछा सारा कुछ करना, और कुछ मैडम जो कहती मैम साहब वो बना के उनको दे देती, और मेरे लिए भी। अब तो मेरे पास में कोई विशेष काम नहीं होता था, तो मैं अपने कमरे में बैठा किताबें, समाचार पत्र यही सब पढ़ता रहता था, टाइम पास होता रहता था। अब रात को करीब आज जब मैम साहब जब रात को लौटती थी ना, तो किसी को मुझे भी आवाज़ नहीं देती थी कि गेट खोलो। उनके पास में चाबी हुआ करती थी, वो खुद ही गेट खोल लेती थी, अंदर आती थी, कार पार्किंग करती थी और सीधा अपने कमरे में। किचन में उनके लिए खाना रखा होता था। अगर मूड हुआ
तो खाना खा लिया और नहीं तो कमरे में चली जाती थी। और उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपने सर्वेंट क्वार्टर में था और सोने की कोशिश कर रहा था। 11 से ऊपर का टाइम हो गया था, नींद नहीं आ रही थी। ना जाने मन में अलग से बेचैनी हुई पड़ी थी। देखते देखते रात के 12 बज गया। मैं नींद लाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए ताकि मैं सो जाऊं, लेकिन नींद कह रही थी कि आज मैं आऊंगी नहीं। आखिरकार 12, 12:30 और अचानक गेट खोलने की, कार रोकने की आवाज़ सुनाई पड़ी और गेट खोलने का आवाज़। मैं अपनी खिड़की खोल के रखा था, दरवाज़ा बंद था। खिड़की से मैं देख रहा था। मैडम आई, गेट खोला और कार अंदर पार्क किया जहाँ कार लगाती थी। गेट भी बंद किया, खुद ही ताला लगाया। अब फिर वो किचन के अंदर में गई। किचन में थाली में खाना वाना ले करके और सीधा अपने कमरे में। दरवाज़ा खटाक से बंद होने की आवाज़ आई। अब मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं खाना तो खा चुका था शाम को 7 बजे, लेकिन जब खाना मैम साहब को देखा ले जाते हुए तो मुझे भी भूख लग गई थोड़ा बहुत। सोचा कि मैम साहब तो खाना ले गई हैं, अब जो कुछ बचा होगा अब मैं खा लूँगा। अब यही वो सोच करके अब मैं किचन की तरफ बढ़ चला। और वही रास्ता था किचन का। मैम साहब का कमरा पहले और इसके बाद आगे किचन। अब जब मैम साहब के कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुरुष हो कमरे के अंदर में और मैम साहब से बात कर रहा हो। अब तो मैं हैरान था, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैम साहब कमरे में तो अकेली रहती हैं और ये पुरुष कहां से आ गया, कौन है? मेरे कदम रुक गए थे दरवाजे के पास। मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, कान लगाए। अंदर से ज्यादातर पुरुष की आवाज सुनाई पड़ती थी। अब बहुत धीमी आवाज थी, लेकिन इतना तो जरूर मालूम हो रहा था कि वो पुरुष की आवाज है, जबकि उस घर में कोई पुरुष नाम का व्यक्ति मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो आखिर मैम साहब के कमरे में कौन है? मुझे बड़ा जलन सी हुई। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैम साहब कहीं ये अब अपने साथ कोई किसी पुरुष को लेकर तो नहीं आई है। लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा था, वो तो अकेली थी, लेकिन कमरे के अंदर में पुरुष क्या पहले से आके कोई बैठ गया क्या? मुझे अलग अलग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैं गुस्से में था कि मैम साहब का कैरेक्टर क्या ऐसा है क्या? मैं तो उनको बड़ा अच्छा मान रहा था। मैं तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो उठा था। मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब फुसफुसाहट की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, कभी मालकिन की और कभी उस पुरुष की। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या बात हो रही थी वो तो मुझे नहीं पता। खैर, अब मैं क्या कर सकता था? कब तक दरवाजे पर खड़ा रहता? इतना तो मुझे मालूम चल चुका था। अब मैं काहे के लिए किचन की तरफ जाऊं? भूख मेरी मर चुकी थी। सीधा मैं अपने कमरे में आया और लेट गया चारपाई पर और उन्हीं के बारे में सोचता रहा। ना जाने कब नींद आई और फिर मैं जब उठा तो सुबह हो चुकी थी। अब सुबह उठा, अपना जो रोज का काम था वही काम में गाड़ी सफाई करना एक तो मेरा पहला काम था। मैं अपनी गाड़ी जो वो पहले साफ करता था, फिर मैम साहब की गाड़ी साफ करता था। 2 ही काम मेरे पास में थी। इसके बाद मैडम जो मेड आती थी ना, खाना बनाने वाली, सफाई वाली, वो 11 बजे के आसपास आती थी। और फिर किचन में जा कर के अपने लिए मैं चाय बनाता था और कुछ नाश्ता देख लेता था कि वहाँ ब्रेड वगैरह पड़े हैं तो नाश्ता भी कर लेता था। यही काम था मेरा। अब मैं रात की बात सब मुझे याद था। अब मैं उसी बात पर सोच विचार कर रहा था। चाय बना लिया था और मैं चाय का कप लेकर के और कुछ ब्रेड प्लेट में रख करके जाने वाला था और तभी मैम साहब किचन के अंदर पहुंच गई। गाँव में थी, देखने में बड़ा हसीन उस टाइम भी लग रही थी। अब मुझे किचन में देख के मुस्कुरा पड़ी। कहने लगी, अरे
तुम्हें चाय भी बनाने आता है क्या रंजीत? तुमने तो मुझे बताया नहीं। अरे मेरे लिए भी चाय बना दो। मैं जो अपने लिए चाय बनाया था अब मेम साहब को पकड़ा दिया। मेम साहब ने झट से चाय ले लिया, चाय का घूंट भी भरा और कहने लगी, अरे बड़ी गजब की चाय बनाए हो रंजीत। मैं तो ऐसा चाय टेस्टी वाला पहली बार पी रही हूँ तुम्हारे हाथ का। तुम तो जादूगर हो चाय बनाने के मामले में। वो मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन मैं अब तारीफ के सुनने के मूड में नहीं था। मैं गुस्से के अंदर में था। एक जलन सी अंदर में रात से पैदा हो गई थी। मैं तो कुछ और सोच रहा था मेम साहब के बारे में और निकला कुछ और। अब मेम साहब कहने लगे, अरे अपने लिए भी तो बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना, और चाय में वाकई मजा आ रहा है। तुम नाश्ता भी बना लेती हो? मैंने बोला, ना मैं नाश्ता नहीं बनाता, सिर्फ अपने लिए चाय बनाता था। अब आपको चाय पसंद आ गई तो अच्छी बात है। फिर चाय बनाते बनाते मेम साहब मेरे से बात करने लगी और बातों बातों में कहने लगी कि रंजीत, आज शाम को मेरे साथ में चलना 6 बजे, हमें एक लंबी यात्रा पर जाना है, तो तुम तैयार रहना। अब लौटने में हो सकता है सुबह भी हो जाए, तो अपनी तरफ से तुम तैयारी रहना। चाय बना चुका था, मैं अपने लिए भी निकाल लिया और मेम साहब के लिए भी। अब मेम साहब चाय तो पहला कप पी चुकी थी और दूसरा कप भी लेकर के आग इठलाती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं अपना कप उठाया और भुनभुनाते हुए मैं अपने सर्वेंट क्वार्टर में। चाय का मज़ा ही कुछ बिगड़ चुका था। आखिरकार अब मैं सोच लिया कि भाई नौकरी करनी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मेम साहब का ऑर्डर है तो इसके लिए तो मुझे तैयार रहना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं दिन में सो लेना चाहता था, ताकि जैसे मेम साहब बता रही थी कि हमें रात में सफ़र करना है और लौटते टाइम सुबह भी हो सकती है, तो उसके लिए अपने आप को मैं तैयार कर रहा था, नींद पूरा कर रहा था। आखिरकार 6 बजे मैं शाम को उठा और सीधा किचन में। चाय मैं पीने का शौकीन था और मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगा। मेम साहब का दरवाज़ा देखा, वो बंद था। चाय बना करके आज जब मैं उस दरवाजे से गुजरने लगा तब मेम साहब की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो मुझे आवाज़ लगा रही थी, रंजीत रंजीत तुम हो क्या बाहर में? मैंने बोला, हाँ जी मैं हूँ। रंजीत अंदर आओ। मैं सकपका गया। आज तक मेम साहब पिताजी बताया करते थे कि उस कमरे में किसी को नहीं बुलाती थी, और वो पहली बार मुझे उस कमरे के अंदर बुला रही थी, तो अजीब सा एक नई बात थी। मैं दरवाजे पर रुका रहा और वो आवाज़ दोबारा लगाई, रंजीत रंजीत तुम हो दरवाजे पर? तो अंदर आ जाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो? आखिरकार मैं दरवाज़ा ढकेला, हाथ में कप पकड़े हुए था, और जैसे ही कप उन्होंने देखा, अरे वाह मेरे लिए चाय लेके आए हो, तो तुम्हें आवाज़ लगाना चाहिए था ना कि मेम साहब चाय बना चुका हूँ। अब मैं क्या बोलूँ कि चाय तो अपने लिए बनाया था। अब फिर मैंने मेम साहब को अब अंदर कमरे में गया, देखा बड़ा सा कमरा था, अंदर रोशनी बहुत कम थी और मेम साहब सोफे पर बैठी हुई थी गाउन में, अभी भी अब बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कम रोशनी में भी अब चेहरा उनको मैं अच्छी तरह से देख रहा था। अब मैं उनके सोफे के पास पहुंचा, चाय का कप अब पकड़ा दिया। चाय का कप उन्होंने पकड़ लिया, अब फिर मेरी तरफ देखने लगे, फिर वही नीचे से ऊपर तक, जैसे बकरा हलाल करने का इरादा हो। पहले हलाल करने से पहले तोलना चाहती हो कि इसमें कितना मांस है। मुझे तो ऐसा ही लगा था। आखिरकार चाय का घूंट भरा, अब कहने लगी कि आज तुम तैयार हो ना, मैं जो बोली थी? मैंने बोला, हाँ जी मैडम। बोले ठीक है, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी और इसके बाद तुम आ जाना, आप जाओ। अब मैं निकला कमरे से। अब तो चाय का मज़ा ही बेकार हो चुका था, लेकिन चाय तो मेरी आदत थी, इसके बगैर मुझे लगता था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। और
ना चाहते हुए फिर मैं किचन में जाकर चाय बनाया। फिर चाय लेकर के अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा। अब फिर वही फुसफुसाहट मेम साहब के कमरे में आने लगी, मर्द की आवाज। मेरे कदम फिर रुक गए। मैं कमरे के अंदर जाकर देख आया था, कमरे के अंदर में तो कोई था ही नहीं। तो आखिर मेम साहब किससे बात कर रही है? सही मायने में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खेल चल रहा है। मेम साहब किससे बात करती हैं? अंदर तो पुरुष नाम का कोई चीज था ही नहीं। अभी तो कुछ ही देर पहले इस कमरे से मैं निकल के गया हूं। तो आखिर ये माजरा क्या है? तब तक मेम साहब को जैसे लगा कि सोफे से उठ करके और खड़ी हो गई हो। अब मुझे लगा कि मुझे अभी से घबराना नहीं चाहिए। अब फिर मैं तेज चलते हुए अपने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गया था। मेम साहब का दरवाज़ा खुला और वो फिर चली गई थी किचन साइड में। ना जाने किचन के अंदर में क्या कर रही थी। मैं तो अपने सर्वेंट क्वार्टर में था, खिड़की खुली हुई थी। अब मैं देख रहा था चाय पीते हुए। करीब आधा घंटा के बाद वो वापस लौटी। अब उनके हाथ में प्लेट था, शायद कुछ बनाई थी अपने लिए। अब प्लेट ढका हुआ था, मैं देख नहीं पाया। अब फिर दरवाज़ा वो बंद हो चुका था। मैं अब इस औरत के बारे में जानना चाहता था कि आखिर ये कैसी औरत है और किस इंसान से बात करती है। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जानना तो चाहता था, लेकिन अब बताने वाला कोई नहीं था इस जगह पर। आज जो जानकारी मेरे पिता दे सकते थे वो तो पहले ही दे चुके थे। अब उनके पास विशेष कोई जानकारी थी नहीं। आखिरकार वो टाइम भी आ गया जब मुझे अब मेम साहब को लेकर जाना था। करीब 8 बजे मेम साहब ने आवाज़ लगाया, रंजीत रंजीत आ जाओ, हम चलते हैं। इसके बाद मैं तो तैयारी था, कार में आ गया और मेम साहब बैठ चुकी थी आगे वाली सीट पे ही। अब फिर मैं कार स्टार्ट किया। पहले तो मेरी ड्राइव को जज करती रही, देखती रही, परखती रही। जब उनको लग गया कि मैं सही ड्राइव कर रहा हूँ, तब वो निश्चित सी सीट टेक करके माथे पर अब चिपक करके बैठ गई थी। अब उनको अब लगने लगा था कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, अब मैं कहीं नुकसान नहीं करूँगा। अब उनका बिल्कुल पता चल चुका था। अब उनके बताए हुए रास्ते पर मैं सफ़र कर रहा था। रात के करीब 11:30 बजे उनके बताए हुए स्थान पर पहुंचा। जब वो स्थान पर पहुंचा तो वहाँ हर जगह में अंधेरा अंधेरा छाया हुआ था। वो एक बगीचा की तरह लग रहा था, जैसे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, हर तरह का, जैसे कोई फूल का या फिर फल का बगीचा हो। अब रात का टाइम था। अब उस जगह पर उन्होंने कार रोकने के लिए बोला और मैं कार रोक दिया। जब मैं देख रहा था कि आखिर इस बगीचे के अंदर में ये क्या करने आई हैं रात के टाइम में, तब वो दरवाज़ा खोली और गाड़ी से बाहर। अब फिर कहने लगी कि रंजीत तुम यहीं पर इंतजार करो, जब तक मैं ना लौटूं और तुम कार के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। इसके बाद पतली पगडंडी थी उस बगीचे के अंदर में, और पगडंडी पर चलती जा रही थी, जैसे उनका सब देखा परखा सब कुछ हो रास्ता। मैं हैरान था उस जगह पर आकर के। अब अंधेरी जगह, हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ, और वो भी एक बगीचा। आइए मैडम, उस बगीचे में इतनी रात को यहाँ क्यों आई है, और इतनी शहर से इतनी दूर? समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे वो बोल के गई थी कि रंजीत तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, एक तरह से चेतावनी दे के गई थी। तो मामला कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब मुझे उस टाइम में भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर यकीन था भी नहीं। मैं इन चीज़ों को मानता भी नहीं था। मैं समझता था कि ये सब ऐसी टाइम पास की चीज़ है, किस्से कहानियाँ हैं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं समझ नहीं पाता था उस टाइम में। जब काफ़ी टाइम हो चुका, कार में बैठे बैठे मुझे बोरियत होने लगी थी। कब तक मैं बैठा रहता भाई, एक टाइम भी होती है। आखिरकार
जब बोरियत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं कार से बाहर निकल आया, अंगड़ाई लिया। अब फिर मैं देखने लगा पगडंडी की तरफ। पगडंडी लंबी थी, दूर तक मुझे दिखाई दे रही थी, और दोनों साइड में बगीचा, छोटे फल के पेड़, फूलों के पेड़ ऐसे लगे हुए थे जिधर मेम साहब गई थी। मैं अब उसी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। मैं जानना चाहता था कि हमारी मैडम कहाँ गई है, किससे मिलने गई है, क्या कर रही होगी इस टाइम। अब अंदर एक गुस्सा भी था, एक जलन भी था। अब इसके बाद उसी पगडंडी पर बढ़ता हुआ मैं चलता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अब मुझे एक जगह पर रोशनी दिखाई दिया। मैं देखा कि बगीचा के बीचों बीच एक कमरा बना हुआ है। अब उस कमरे के अंदर से अब रोशनी आ रही थी। अब मुझे अब पता चल चुका था कि मैडम इसी कमरे के अंदर में आई थी। तो आखिर इस कमरे के अंदर में कौन रहता है जिससे मिलने के लिए मैडम इतनी दूर, इतनी लंबी सफ़र करके इस जगह पर पहुंची है? कौन हो सकता है? अब तो मैं जानना चाहता था जिसके लिए मैडम इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुंची, और कौन है। बगैर जाने तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। दबे पांव छिप छिप के और उस कमरे के पास पहुंच गया। कमरे का दरवाजा जो सामने का था वो तो बंद था। एक बगल की खिड़की थी, वो भी बंद था। एक पीछे में खिड़की थी, उसमें पर्दा लगा हुआ था, एक रंगीन पर्दा, और अंदर रोशनी थी। मैं कोशिश किया तो पर्दे से अब मैं झांक सकता था, और वही मैं झांकना शुरू कर दिया। जब मैं पहली नजर पड़ी उस कमरे में तो मैं देख करके हैरान था। वह हमारी मैडम कमरे के बीचों बीच आलती पालती मारे बैठी हुई थी। सामने में उनका पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था, और बगल में एक तांत्रिक जैसा बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। कोई पूजा अनुष्ठान उस जगह पर चल रहा था। मंदिर के जो मेम साहब थी, अब जो पूजा का सामान रखा हुआ था और उसी के पास में बैठी हुई थी, हाथ जोड़ी हुई थी, और उनके ललाट पर अब लाल रंग जैसा कुछ चिपका हुआ था, जैसे सिंदूर हो या फिर कोई लाल रंग हो। अब देख करके भी बड़ा अजीब लग रही थी वो। मुझे तो झुरझुरी ले लिया था पूरे शरीर में। वो माथे पर उनका लाल रंग चपटा हुआ था। मैं तो डर ही गया था उनका ये रूप देख करके। तो मैडम पूजा पाठ करने के लिए इतनी लंबी दूरी और यहाँ पर आई है। अब मैं आंख गड़ाए चुपचाप शांति से हर एक चीज को देख रहा था। पूजा अनुष्ठान चल रहा था। मंत्र की आवाज मुझे अब साफ साफ सुनाई दे रहा था, और पूजा कुछ लंबा ही चलता रहा। अब मुझे लगा कि अब शायद अब मुझे इस जगह से अब हट जाना चाहिए। मैडम ने मना किया है कि तुम्हें कार में रहना है। अगर पूजा पाठ खत्म हो गया, मैडम निकल गई, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब तो मैं जो जानना था जान चुका था। अब उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं कार में आ गया था। जैसे मैं पहले बैठा हुआ था, अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। करीब पौन घंटा के बाद अब मैडम आती हुई दिखाई दी। मैं तो दूर से ही देख लिया था कि मैडम आ रही थी लंबी पगडंडी पर। आज जब पास में आई ना, तो मैं एक बार और हैरान था। जो लाल सिंदूर जैसा उनके माथे पर चिपका हुआ था, अब बिल्कुल भी नहीं था, वो हटा चुकी थी। और फिर जल्दी से कार के पास आई और कहने लगी कि अब जल्दी चलो, कार का गेट खोलते हुए, और आगे में आकर के मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। अब मैं तो देख करके सिहर सा गया था उनको कि किस चीज का पूजा पाठ करने आई थी। क्या कोई काला जादू, तंत्र मंत्र क्या कर रही थी इस जगह पर। तब वो टोकते हुए कहने लगे, अरे चलो ना रंजीत, अब क्या सोच रहे हो। अब फिर अचानक बोल पड़ी, रंजीत तुम कार से कहीं उतरे तो नहीं थे ना। मैं डर गया एक बार। मैडम की तरफ आंखें आप उठाए हुए कहने लगा, नहीं मैडम, जैसा आपने बोला था
मैं इस अंधेरी जगह में कहाँ भटकता, मैं तो अपनी कार के अंदर ही बैठा था। तब उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बोली अब चलो, देर मत करो। आखिरकार मैं रास्ता तय करने लगा। सुबह के 3 बज रहा था, उससे पहले ही हम कोठी के पास पहुंच गए थे। अब किचन के अंदर गई वो। किचन के अंदर में ना जाने क्या करती रही। अब मैं अपने कमरे में जा पहुंचा था। अब वहां से थोड़ी दूरी थी मैडम का कमरा और किचन का। अब फिर मैडम जब आई तो उनके हाथों में ट्रे था और उसमें 2 गिलास मुझे साफ दिखाई दे रहा था। अब फिर वो मेरे कमरे की तरफ मुंह उठा करके आवाज लगाई, रंजीत रंजीत आओ जल्दी से। जब उन्होंने आवाज लगाई तो आखिरकार मैं भी चल पड़ा कि आखिर मुझे क्यों बुला रही है। 3 बजे रात के समय अब जो काम करना था, जो पहुंचाना था, ले जाना था, ले आना था, तो मैं कर चुका था। अब तो कुछ बचा नहीं था। अब मुझे नींद भी लग रही थी। मैं अब मैडम के पास पहुंचा। तब तक मैडम कमरे के अंदर में चली गई थी। एक पल्ला बंद था, एक पल्ला खुला हुआ था, पर्दा लगा हुआ था। मैं दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद फिर मैडम का आवाज सुनाई पड़ा, रंजीत अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो। अब मैं पर्दा हटाया और अंदर कमरे में दाखिल हो गया। सुबह में मैडम बैठी हुई थी, अभी भी पहले की तरह खूबसूरत लग रही थी। सामने 2 गिलास रखी हुई थी टेबल पर और एक गिलास उठा करके अब उसको पी रही थी, सिप कर रही थी। ठंडा कोई पदार्थ होगा उसमें, कलरफुल था तो मुझे लगा कोई शरबत ही है। अब फिर वो मुझे पुकार बैठी, अरे इधर आओ ना, पास में आओ, इस सोफे में बैठो, लो ये ठंडा ही पियो, थक गए होंगे ना, थोड़ा शरीर में ताकत आ जाएगी। मैं हैरानी से मैडम की तरफ देख रहा था। मैडम ने आज तक ऐसा ऑफर दिया नहीं था और वो भी अपने हाथों से बना के लाई थी। किचन में मैं खुद देखा था अपने कमरे में बैठे हुए। अब मुझे थोड़ा अजीब सा जरूर लगा था, लेकिन जब मैडम कह रही थी तो मुझे पीना ही तो था। वो भी तो पी रही थी। मैं कांपते हाथों से, वास्तव में बड़ा अजीब लग रहा था उनके सामने। हाथ कांप रहे थे घबराहट से। ना जाने उस वक्त में मुझे क्या हो गया था। अब गिलास उठा लिया, गिलास भी कांप रहा था। मैडम मेरी हालत देख करके कहने लगी, रंजीत तुम्हें हुआ क्या, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो। मैं अब हंसते हुए कहना, मैडम न जाने क्या हो गया, मैं डरा हुआ बिल्कुल नहीं हूं। तब बैठो ना सोफे पर, आराम से बैठ करके पियो जैसे मैं पी रहे हूं। आराम आराम से, धीरे धीरे, ताकतवर चीज है, शरीर में एनर्जी लाता है। अब फिर मैं पीने लगा था। मैडम पी रही थी, मेरी तरफ देख रही थी, ना जाने क्या सोच रही थी। आधा गिलास तो मैं खत्म कर चुका था। इसके बाद जैसे लगा कि शरीर में तो वाकई ताकत आती जा रही है। शरीर जैसे फौलाद की तरह मेरा होता जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ था। वो शरबत को पीते हुए, आधा गिलास पीते हुए, शरीर में असीम बल का अनुभव हो रहा था, ताकत आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा, आंखें अब थोड़ा भारी भारी होने लगा था। मैं मैडम की तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे क्या हो रहा है। शायद मैडम को एहसास हो गया था और वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। मैं मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रही है। और आखिरकार मेरी आंख अब धीरे धीरे भारी होती गई और फिर मेरी आंख कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली ना तो मैं अपने सर्वेंट क्वार्टर में अपने चारपाई पर, सुबह के 9 बज रहे थे। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। शरीर का पोर पोर जैसे दर्द कर रहा था, जैसे मैं बहुत सारा मेहनत करके अब अपने चारपाई पर लेटा हूं। सर भारी भारी था, आंखें खोल करके, और मैं याद करने लगा, अरे मैं मैडम के कमरे में था और मैडम ने मुझे शरबत दिया था, लाल रंग का रंगीन शरबत। मैं पिया। इसके बाद शरीर लगा कि शरीर में बल आ रहा है, शक्ति आ रही है। अब फिर मैडम मुस्कुरा रही थी। इसके बाद मेरी आंख भारी होने लगी। अब फिर मुझे याद ही नहीं मैं अपने कमरे में कब आ गया
कुछ पता ही नहीं। सही में मुझे उस वक्त में बड़ा डर लगा था कि कहीं मैडम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र तो मेरे पर नहीं आजमाया जा रहा, उस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं गया था। मुझे अब कुछ संदेह होने लगा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ किसी से बताया नहीं। मैडम जैसे अब मेरी तरफ देखती थी ना तो मुस्कुरा देती थी। मैं मुस्कुराहट का अर्थ समझना चाहता था, लेकिन मैं बड़े खामोशी रह जाता था। मैं समझ नहीं पाता था कि मैडम क्यों मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, मुस्कान का क्या अर्थ है। लेकिन मैं उस कड़ी को जोड़ने का कोशिश करता रात वाली से लेकर के कि आखिर उस रात में क्या हुआ होगा जो मुझे याद नहीं है। खैर 2 दिन तक तो मैडम अब कहीं नहीं गई थी। एक बार 1 घंटे के लिए कहीं बाजार गई थी अपनी कार में लेकर के, अब फिर वो लौट आई थी। और जब लौटी थी ना तो मांस लेके आई थी। खुद ही अपने हाथ से किचन में वो मांस को पकाया था। मैं मांस का खुशबू महसूस कर लिया था। अब मैं जब किचन के पास चाय बनाने के लिए पहुंचा था तो मांस पक रहा था। मैडम किचन में नहीं थी, वो अपने कमरे में थी। मैं देखा मांस पकते हुए। इसके बाद मैं चाय बिठाने लगा कि अपने लिए चाय बना लूं, और बिठा रखी थी, पक रहा था। अब मैं उस जगह पर चाय बना रहा था। वो मुझे देख करके फिर मुस्कुराई। मैं मतलब नहीं समझ पाया कि अब क्यों मुस्कुरा रही है। तब वो मेरे देखते हुए कहने लगी, चाय बना रहे हो रंजीत, मेरे लिए भी बना देना। अब मैं अपने लिए चाय जो बनाया था अब थोड़ा पानी और दूध बढ़ा दिया ताकि मैडम के लिए भी उसी में बन पाए। तब वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि रंजीत तुम मटन वगैरह खाते हो ना। मैंने मैडम की तरफ देखा। अब मैडम को कैसे मालूम कि मैं मटन, चिकन, फिश वगैरह खाता हूँ। मैं सर हिला दिया कि हाँ मैडम, हम गांव में खाया करते हैं, यहाँ तो खाया नहीं अभी तक। तब वो कहने लगी कि देखो मैं मटन बना रही हूँ और आज मटन ही खाना तुम। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे ऊपर इतना क्यों मेहरबान थी, क्या चाहती थी मेरे से। और रात में जो कुछ हुआ था वाकई में मैं डर गया था। मैं पूछना चाहता था मैडम से, लेकिन मेरा जबान साथ नहीं दे रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं पूछूं और मैडम कहीं गलत अर्थ ना निकाल लें। तो आखिर मैं अपने कमरे में कैसे पहुंचा था मुझे याद क्यों नहीं था, क्या हुआ था मेरे साथ में। शायद मेरे मनोदर था, मैडम समझ रही थी। अब कहने लगी कि यार चाय दे दो ना, बन गई है तो। इसके बाद अब मटन भी खा लेना खाने में। आप मेरे हाथ का बनाया हुआ मटन खा के देखो मैं कैसा बनाई हूँ। चाय तो मैडम ले लिया और चाय का कप उठा करके मैं कमरे में। आखिरकार खाना का टाइम हुआ। अब मैडम अपना खाना तो निकाल के अपने कमरे में चली गई थी। हाँ, मेरा जो खाना था अब वहीं पर था। दिन के टाइम जो आती थी मैडम, अब वो कुछ ज़्यादा ही खाना बना देती थी मेरे लिए। यह कि मैडम का कोई भरोसा तो होता नहीं था खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। आज खाना होता था वो मेड से बता देती थी कि आज खाना बना दो। अब कुछ खाना बचा हुआ था और मटन बचा हुआ था। मैं वही सब निकाल के अपने कमरे में चला गया था। खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके अब सोने की तैयारी कर रहा था। अब फिर मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, चिल्ला रही थी दरवाजे से बाहर निकल करके, रंजीत रंजीत इधर आओ जरा। मैं निकला कमरे से, डर लग रहा था जाते हुए, लेकिन मैं अब जाना तो था ही, मैडम का हुक्म था। मैं पहुंचा उनका नज़दीक और तब वो कहने लगी आओ कमरे के अंदर में आओ। मैं और डर गया कि अब क्या होने वाला है कमरे के अंदर में। डर तो वाजिब था उस टाइम में। और तब वो कहने लगी कि रंजीत ये जरा देखो पुराना ट्रंक है, ये मेरे से हिल नहीं रहा है, इसको थोड़ा कोने से इस साइड में कर दो ताकि इस सोफे को मैं सटा दूँ दीवार के साथ में।
कोने के अब सेंटर में वो ट्रंक रखा था, पुराना भारी सा ट्रंक। अब वाकई में उसमें काफ़ी वजन था। वो 2-3 आदमियों को काम था उसे खींचने में। अब मैं सही में उस ट्रंक को हिलाने लगा था। अब मेरे से तो हिल नहीं पा रहा था। मैं कई बार कोशिश किया, ना जाने उसके अंदर क्या भरा हुआ था। जब मेरे से नहीं सरका तो मैडम आ गई, कहने लगी मैं भी मदद कराती हूँ ना, तुम उधर से जोर लगाओ, इधर से मैं खींच रही हूँ। और कमाल की बात थी कि जैसे ही मैडम ने हाथ लगाया और ट्रंक बिल्कुल सरक गया। मतलब मैडम के शरीर में भी पावर था, शक्ति थी, इतना भारी ट्रंक को सरका दिया था। मैं तो जितनी ताकत मेरे अंदर थी वो तो मैंने लगाया था। मैं सही में डर चुका था कि आखिर मैडम के अंदर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई औरत के शरीर में। फिर मैं अब अपने उस कमरे में चला गया था जिसमें रहा करता था और जा कर के सोने का कोशिश करने लगा। अचानक मैं गहरी नींद में चला गया था। अब मुझे लगा गहरी नींद में जा कर के कि जैसे मैं अपने कमरे में ना हूँ, मुलायम सा बिस्तर है, उस पर मैं लेटा हुआ हूँ और साथ में कोई लेटी हुई है। जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन लग रहा था कि सब रियल टाइम में चल रहा है, जैसा मुझे महसूस हो रहा था। और तभी मैं देख रहा हूँ आसपास में, अब कमरा देखने के पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ। और तब मुझे एक लंबी सी आकृति दिखाई देती है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, चेहरा थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और वो मेरी तरफ आ रही है जिस पलंग पर लेटा हुआ हूँ, और उसी पलंग पर आ जाती है और अचानक जैसे मेरे शरीर के अंदर में समा जाती है। मेरे शरीर में जैसे पोर पोर एक बार दर्द शुरू हो जाता है, वो भी तेज दर्द। मैं कराह उठता हूँ और इसके बाद मुझे होश नहीं है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने सर्वेंट क्वार्टर के बिस्तर पर, और वास्तव में मेरे शरीर का पोर पोर में दर्द हो रहा था। तो ये मामला क्या था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं बिल्कुल डर चुका था। अब मैं इस घर में रुकना नहीं चाहता था। मैं समझ गया था कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। मैं उस मुलायम बिस्तर को बिल्कुल अब समझ गया था कि मुलायम बिस्तर कहाँ पर लगा हुआ है। अब मेरे बगल में जो औरत लेटी हुई थी, अब मुझे बिल्कुल कहानी समझ में आ रही थी। वो मेम साहब ही थी और कोई नहीं दूसरी। और लेकिन वो सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति कौन था, धुंधला धुंधला सा नजर आने वाला, जो मेरे शरीर में एक तरह से समा गया था। कोई जरूर आत्मा होगा, कोई प्रेत होगा, कोई भूत होगा। आइए मैडम अपने बिस्तर पर मुझे क्यों लटाई हुई थी, क्या हो रहा था वहां पर। मैं अब धीरे धीरे सारा कड़िया जोड़ने लगा था। शुरू से लेकर के अंत तक शरबत पीने के बाद जो मेरे साथ में हुआ था और आज की रात जो हुआ था, सब आपस में अब जुड़ चुकी थी। मैं सुबह का इंतज़ार तो बिल्कुल किया था कि जल्दी सुबह हो जाए और 8-9 बज जाए तो मैडम उठ जाए, और इसके बाद मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं, सीधा अपने पापा के पास जाऊंगा हॉस्पिटल में। अब बोलूँगा कि पापा आपको नौकरी करनी है तो आप करो उस जगह पर, मैं तो नहीं करूँगा। सारा किस्सा कहानी अपने पापा से शेयर कर दूंगा। और वही मैं अब मैडम का उठने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे जाना ठीक नहीं था। और वही 9 बजे के आसपास अब जब मैडम का दरवाज़ा खुला तो मैं अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और सीधा अब मैडम के पास, मैडम किचन के अंदर में जा रही थी, शायद चाय बनाने या कुछ और करने, और मैं भी पीछे पीछे पहुंच गया। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि चाय तो बना दो मेरे लिए, अपने लिए भी। मैंने नजरें उनसे मिलाया नहीं। मैं जानता था कि उनकी तरफ देखूंगा ना तो मेरा इरादा हो सकता है बदल जाए। मैं देखना भी नहीं चाहता था मैडम की तरफ। मैं नजरें नीचे झुकाए हुए अब मैडम से कहने लगा कि मैडम मुझे अब अपने घर जाना है। अब मैं
जो मेरे पिता हैं अब उस जगह पर आएंगे। जैसे ही मैं अपनी पूरी बात पूरा किया, मैडम एकदम गुस्से में हो गई। कहने लगी, खबरदार, तुम जा नहीं सकते, तुम्हें यहीं रुकना है, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। अब तुम अपने पिता की जगह अब यहाँ नौकरी करोगे, मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगी, ट्रिपल कर दूंगी, लेकिन जाना नहीं है। गुस्सा होने लगी थी, जैसे लगा कि उन पर कोई दौरा पड़ चुका है। बाल नोचने लगी। अब उस जगह पर उनका ये रूप देख करके तो और डर चुका था। पागलो हाल अपना कर लिया था। गुस्से में बड़बड़ा रही थी, बाल नोच रही थी, और वही मौका था कि मैं अब वहाँ से भाग निकला था। बाहर निकला, दरवाज़ा बंद कर दिया, मेन गेट, और सीधा अपने पापा के पास में। पापा अब स्वस्थ हो गए थे, अब बिल्कुल अब उनके आँख से नजर आ रहा था, ऑपरेशन सही हो चुका था। अब जब मैं पूरा कहानी बताया तो भी चौंक गए थे। कहने लगे, ठीक है रंजीत, अब तुम्हें उस कोठी में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं देखता हूँ उस औरत को, वो मेरे साथ में क्या कोई खेल खेलेगी क्या? मैं तो बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, अब मालिक का हुक्म है तो मैं तो मना भी नहीं करूँगा कि उस जगह पर नहीं जाना है। और आखिरकार अब पिताजी उस जगह पर पहुँच गए थे मेरे बाद में। इसके बाद उन्होंने जो बताया था बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई थी। अब जो उनका पागलपन का दौरा था बिल्कुल शांत हो गया था, और रात को जरूर निकलती थी। रात को अब मुझे मालूम था कि वो कहाँ जाती है। वो उसी बगीचे में जाती होगी जहाँ पर तंत्र साधना करती थी। अब मैं सारा कड़िया जोड़ चुका था। मुझे अब जो कुछ पता लगा था, जो कुछ मैं थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया था, वो जो उनका पति था जो मर चुका था, वो उसकी आत्मा को अब बुला रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी वो कि अपने पति से दूर रहे, और वो तंत्र मंत्र का सारा प्रयोग कर रही थी उस तांत्रिक के पास जाकर के। और रात में जो फुसफुसाहट की आवाज़ आती थी, अब वही उनकी पति की आवाज़ होती थी उनके कमरे में। अब मेरे शरीर का जो प्रयोग किया था उनकी पति की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश करके, और अपने पत्नी के साथ हम बिस्तर हुए थे। मैं सब कुछ जान चुका था। आज जब पूरी कड़ियाँ जुड़ चुकी थी, सब कुछ जान गया था ना, तो मुझे तो बहुत डर लगा था। मैं तो ऐसी घटना किसी कहानियों में पढ़ा करता था। मुझे तो ये सब जानकारी भी नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है, भूत प्रेत का अस्तित्व है, आत्मा भी होते हैं। लेकिन जब मेरे ऊपर बीती तब मुझे मालूम हुआ कि हाँ, इस दुनिया में तंत्र मंत्र भी चलता है, भूत प्रेत भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रंजीत जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।